थोड़ी सी चेयर ओपन करनी है, थोड़ी सी राइट कर रहा है। तो कल हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट सीखा व्यू मॉडल का, ठीक है जी। तो व्यू मॉडल मतलब ये होगा कि जैसे एक व्यू है उसके ऊपर एक ही मॉडल ऐड हो सकता है। जब एक ही मॉडल ऐड हो सकता है एक, तो हमें तो मल्टीपल मॉडल का डेटा लेके जाना है। तो हमने एक व्यू मॉडल बनाया, उसमें तीन, एक प्रोडक्ट, एक कैटेगरी और एक कवर टाइप। एक और एक काफी यूजफुल है। ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟਵੀਂ ਆ ਉਹ BNA ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕੀ ਹੋਈ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਲੱਗੇ बड़ी जल्दी हो जाता है ट्रेन बैटरी चेंज कर, जो फोन नहीं करना ना बैटरी कर। बाहर से तो आप सर्च पे काम कर रहे थे, हर एक में छोटा मोटा कुछ नया होता है। एरिया, एडमिन, कंट्रोलर और प्रोडक्ट कंट्रोलर। एक और यहाँ पे ये अपसर्ट था आपका फोटो व्यू, यहाँ पे एक। तो अभी तक दो चीजें व्यू में थी में, एक डिस्क्रिप्शन के लिए टेक्स्ट एरिया लगाया था, दूसरा इमेज के लिए इनपुट टाइप फाइल। बस यही था जो एक। तीसरा मैंने बताया था ड्रॉप डाउन लिस्ट। HTML हेल्पर से तो हमें आता ही था, लेकिन टैग हेल्पर से कैसे मैंने सेलेक्ट यूज किया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट, और ऐड न्यू प्रोडक्ट, एक। और ये देखो डिस्क्रिप्शन के लिए टेक्स्ट एरिया लगा दिया था, और इमेज के लिए फाइल अपलोड किया था इतना एक। तो ये आपका, ये देखो यहाँ पे चेक बॉक्स आ गए हैं, आगे ना देखो ये किस वजह से आए, मल्टीपल वहां पे लिखा, ये कैटेगरी और ये कवर टाइप। अब आपने क्या करना है, यहां पे लास्ट में आ जाओ एक, और यहां पे आपने टेप क्लास फॉर्म हाइफन ग्रुप एक, और यहां पे आपने
बटन लगाने हैं तो कौन से बटन, वही तो उसके लिए क्या करोगे, एक तो आपका सीधा फॉर्म ग्रुप @ मॉडल बोले तो प्रोडक्ट व्यू मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है तो किसको कॉल करेगा, पार्शली नेम और यहां पे नेम। तो ये नेम जो है यूज और शेयर के अंदर किस नेम से था, एडिट वाला। कौन सा व्यू आएगा, एडिट। एक एल्स, यहां पे हम पार्शियल व्यू नहीं यूज करेंगे, क्रिएट वाला, क्योंकि यहां मुझे खुद कुछ वैलिडेशन लगानी है। एक खुद वैलिडेशन लगानी है, क्योंकि ये देखो जैसे इनपुट टाइप फाइल है, एक इसमें तो कोई बाइंडिंग नहीं हुई, कहीं नहीं लिखा हुआ है ESP4, तो ये तो बाइंड है ही नहीं, तो इसके ऊपर वैलिडेशन लगानी है कि ये खाली नहीं हो सकता। उसके लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप एक और तरीका सीखोगे, कल को कस्टम कोड जावास्क्रिप्ट का लिखना हो तो उसके लिए ठीक। तो यहां पे आप क्या कर, एक रो बना लो, वही सेम टेप क्लास। तो देखो पार्शियल व्यू जरूर बनाया हुआ, पर कोई काम अगर उससे ना हो तो हमें कस्टम कोड भी लिखना आना चाहिए। ये रो और यहां पे टेप क्लास का, तो ये 6 कॉलम यूज कर लेगा। एक ये और ऐसे एक और सेम जो हम पार्शियल व्यू में, बस अंदर का कोड थोड़ा सा चेंज हो। अब यहां पे क्या आएगा, सेव का बटन। कौन सा बटन आएगा, सेव का, और वही इनपुट टाइप सबमिट। एक तो यहां पे बटन टाइप क्या लिखोगे, सबमिट। लेकिन इसके ऑन क्लिक पे ये सबमिट तभी होगा, कोई वैलिडेशन लगानी है, जैसे इमेज को खाली नहीं छोड़ सकते, ये जो हमारी प्री डिफाइंड वैलिडेशन वो उस पे काम नहीं करेगी, क्योंकि फाइल अपलोड कंट्रोल इटसेल्फ एक अलग से पेज है। एक तो यहां पे आप लिखोगे ऑन क्लिक रिटर्न, और एक मेथड में नीचे बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट में, अभी बनाया नहीं है, उसका नाम रख दूंगा मैं वैलिडेटर। अगर ये वैलिडेटर रिटर्न ट्रू करेगा तो ये पेज सबमिट होगा, अगर ये फॉल्स करेगा देन ये पेज सबमिट नहीं होगा। याद करो हम कन्फर्म यूज करते थे, कन्फर्म तो हमने नहीं बनाया था, वो तो जावास्क्रिप्ट के अंदर बना हुआ। क्या लिखते थे, ऑन क्लिक रिटर्न कन्फर्म। वो क्या करता था, ट्रू रिटर्न करेगा तो पेज सबमिट होगा, फॉल्स रिटर्न करेगा तो पेज सबमिट नहीं। और फर्क कितना है, ये वैलिडेटर हम खुद बनाएंगे। एक क्लास btn हाइफन info फॉर्म हाइफन कंट्रोल, और ये आपका सेव
हो गया जी। अब उसके बाद अब यहां पे आपने वही बैक टू लेस वही चाहिए, वो सेम है आपका। क्या लिखोगे? एक्शन ASP हाइपन एक्शन कहां जाएंगे? इंडेक्स क्लास ETN हाइपन सक्सेस, और यहां पे फॉर्म हाइपन कंट्रोल, और यहां पे टेक्स्ट दे दिया बैक टू लेस। अब आप बोलोगे बना हुआ क्यों नहीं किया? उसमें सिर्फ इतना चाहिए था, ये वैल डेटा नहीं। तो कई बार क्या होता है, रीयूजेबिलिटी के चीज तो बना लेते हैं, 100 में से 95 जगह वो यूज हो जाती है 95 टाइम, 5 जगह तो हमें कई बार अपना कोड मैनेज करना होता है। तो इस तरह से ये देखोगे, ये आपका बन गया। ये वैल डेटा हम नीचे बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट। कोड तो सेम सा ही है, ऑन क्लिक ही ऐड हुआ है। अब ये कंफर्म भी क्या करता था? ट्रू और फॉल्स। तो वैल डेटा भी क्या रिटर्न करेगा? ट्रू और फॉल्स। सबमिट का फंडा होता है, अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा ना तो पेज सबमिट होगा, फॉल्स रिटर्न करेगा तो पेज सबमिट नहीं। ट्रू तभी रिटर्न करवाएंगे अगर फाइल आपने सेलेक्ट की है। एक बार इतना रन करके देखो पहले डिजाइन कैसा आ रहा है। ये तो बिल्कुल वैसे बना रहे हैं जैसे हम जॉब कर रहे होते हैं, काम कर रहे हैं कहीं पे, ये बिल्कुल वैसा करना है। और यहां पे ऐड न्यू और लास्ट में दे आ गया, और ये बैक टू लेस। एक तो ये आपका काम कर रहा है। अब आप नीचे, ये बिल्कुल ठीक है। अब नीचे आप आ जाओ लास्ट में वैलिडेशन के लिए क्या लिखते हैं यहां पे बोलो? @section स्क्रिप्ट्स, और यहां पे स्क्रिप्ट्स और src tail/js/product.js। ये तो सॉरी याद कर दिया। क्या करेंगे? पार्शियल नेम, और यहां पे पार्शियल व्यू का नेम। कौन से वाले का? अंडरस्कोर वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल। याद है ये है पहले। ये नॉर्मल सारी वैलिडेशन पे काम करेगा, सिर्फ एक किस पे? एक फाइल अपलोड पे नहीं। उसके लिए फिर मैं वैल डेटा बना।
अब यहां पे इसको रन कर, यहां पे आपकी वैलिडेशन पे तो मैसेज आ जाएंगे। ये देखो प्रोडक्ट, तो इस तरह से ये आपका, ठीक है जी। और बैक टू ले, ये देखो अरे अब आपने चूज फाइल, इसका नहीं, तो अब आपने क्या करना है, ये देखो ये वेल डेटा, एक ये जो वेल डेटा है ये हम नीचे बनाए, यहां पे तो ये वेल डेटा आपने यहां पे बनाना है। ये चल रही है जो इनबिल्ट वैलिडेशन है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो अब हम लोग नीचे यहाँ पे वेल डेटा मेथड बनाएं, ठीक। तो यहाँ पे फंक्शन वेल डेटा, एक, और ये आपने एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर बनाना है। किसमें बनाना है? स्क्रिप्ट। जैसे ये है जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाओ और इसके अंदर आप ये बना, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट में किसी कंट्रोल को एक्सेस करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये देखो ये है इनपुट टाइप फाइल, और ये इसका आईडी मैंने तभी दिया, एक आईडी को हम जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पे आगे एक चेक कर लो, एक ये देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी दे दिया अपलोड फाइल डॉट वैल्यू। अगर ये एम्प्टी है इसका मतलब क्या हुआ, आपने कोई फाइल सेलेक्ट नहीं की। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हम आईडी किसकी बात कर रहे हैं, ये देखो इनपुट टाइप फाइल और उसमें ये आईडी दिया। कैसे एक्सेस करते हैं, ये जावास्क्रिप्ट है, ये jQuery नहीं, jQuery में डॉलर लगता है, ठीक। अब यहां पे चेक किया, अगर ये एम्प्टी है तो मैसेज आ जाना चाहिए क्या, प्लीज सेलेक्ट इमेज। अब ये मैसेज मैं अलर्ट में भी दे सकता हूं, टोस्टर में भी दे सकता हूं, सिर्फ एक अलर्ट मैसेज देना है। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, स्वीट अलर्ट, एक आता ही है। अब ये देखो स्वीट अलर्ट की जो लाइब्रेरी है ये हम लोग एक बार ऐड कर चुके हैं लेआउट में, पूरे प्रोजेक्ट में यूज होगी। एरर कॉमा और यहां पे प्लीज सेलेक्ट इमेज कॉमा एरर। ये जो एक एरर आपका टाइटल है और एक आपका एरर आइकन है, आइकन आता था ना जैसे वार्निंग लिखते थे, और एक टेक्स्ट। तो एक क्या आपका
टाइटल, एक क्या आपका टेक्स्ट और ये है आई। इस बार मुझे इतनी ही जरूरत थी और यहां से रिटर्न क्या करना है, फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या हुआ, अब ये पेज को सबमिट नहीं करे। फॉल्स का मतलब क्या हो गया, अब ये पेज को सबमिट नहीं करे। एक बार ये नजर मारो, अभी पता चल जाएगा क्या कहानी। तो रिफ्रेश किया एक बार और ये देखो सेव पे क्लिक किया, आ गया। ये लास्ट वाला जो एरर है आइकन है, हम वार्निंग यूज करते थे, ये टाइटल है और ये क्या है टेक्स्ट और ये एक ही बटन है। अब देख लो स्वीट अलर्ट यूज हो गया यहां पे दोबारा से। देन ओ पेज सबमिट नहीं हो, पेज सबमिट कब होगा, जब आप इमेज सेलेक्ट करोगे। इमेज सेलेक्ट करोगे देन ये रिटर्न करेगा क्या, बोलो ट्रू, रिटर्न करेगा ट्रू। कुछ ना लिखो तो बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, इसलिए एल्स में ट्रू लिखो चाहे ना। अब हमारा नेक्स्ट है जो डिस्क्रिप्शन के लिए टेक्स्ट एरिया, ठीक, उसमें मैंने एक टेक्स्ट एडिटर लगाना है। क्या लगाना है, टेक्स्ट एडिटर। तो गूगल में कई टेक्स्ट एडिटर ढूंढ लोगे, जावास्क्रिप्ट में बने हुए हैं, हमने तो सिर्फ उसे यूज करना है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये समझ आ गया। देखो स्वीट अलर्ट किस तरह से यूज हो गया। अब आप लोग, हम बात कर रहे हैं इसकी, ये जो है मान लो ये लिखा, इसको बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, कुछ भी ऐसे। तो यहां पे मैं चाहता हूं टेक्स्ट जी, जरूरत है तो करते नहीं होगी तो रहने देना। तो उसके लिए एक आपका मैंने एक लाइब्रेरी यूज की है टाइनी करके, टाइनी MCE, ठीक, ये आपने यूज कर ले। मैं ये लाइब्रेरी यहीं रख रहा हूं ऊपर। ये बिल्कुल वैसे है जैसे स्वीट अलर्ट, टोस्टर, डाटा टेबल वगैरह आप यूज करते। आप बोलोगे आपने इसको वहां क्यों नहीं ऐड किया लेआउट में, तो फिर हर पेज पे करेगी काम। लेकिन मुझे इसकी जरूरत सिर्फ यहीं पे है, किसी और पेज पे नहीं है। लेआउट में वो चीजें रखो जो हर पेज पे रिक्वायर्ड है, नहीं तो वो एक्स्ट्रा मेमोरी लेगी। देख, तो अब यहां पे ये है, तो आपने ये URL बच्चे क्लास के बाद ले लेना। वैसे ये टाइनी MCE करके वेबसाइट है, वहां जाना, वहां से ये टेक्स्ट एडिटर आपको मिल जाए। ठीक, तो ये URL बच्चे आपको लिखना लंबा मुश्किल हो जाएगा, तो क्लास के बाद बताइए क्या बोलना है, कहां से लोगे, लैब में एक सर होते हैं संदीप सर, उनसे ले लो। ठीक, वैसे तो कुछ नहीं, हम तो यहां से यूज कर देते हैं। एक टाइनी MCE, ये यहां से। ठीक, तो इसमें एडिटर वगैरह होते हैं और कुछ नहीं है, उसका URL रखाया हुआ। ठीक, लेकिन वही बात है कि पहले यहां से तो बाद में करते रहना आप लोग, लेकिन यहां से यहां पे रजिस्टर करो, वहां से उसका URL मिल जाए। ठीक, तो ये वही URL है, कोई अलग से URL नहीं है। तो ये URL बच्चे आपने लेना है। और उसके बाद यहां पे स्क्रिप्ट्स के अंदर ही, चाहे पहले डाटा से ऊपर लिख लो चाहे नीचे लिख लो। अब इसके लिए थोड़ी सी इनिशियलाइजेशन होगी, वो क्या करनी है। ठीक,
बस यहां पे टाइनी एमसीई याद रखना, ये केस सेंसिटिव होती है जावास्क्रिप्ट। इनिट हो गया इनिशियलाइज, और ये सेलेक्टर कौन है, टेक्स्ट एरिया। तो किस पे अप्लाई होगा, ये सिर्फ टेक्स्ट एरिया पे। प्लगइन है लिस्ट, और इसमें मेन्यू बार में आएगा फाइल एडिट फॉर्मेट, वो फाइल मेन्यू होगा एडिट जैसे आते हैं। ठीक, तो ये आप लोग लिख लो। ये देखो रिफ्रेश करो, या तो होगा भाई, लो ये देखो फाइल एडिट फॉर्मेट आ गया। अच्छा काम भी कर रही है, ये देखो सेलेक्ट किया, बोल्ड, ये देखो इटैलिक, हो रहा नहीं हो रहा है, एक हो गया। तो ये आपका टेक्स्ट एडिटर लग गया। कई बार आपको कमेंट मैसेज चाहिए, बट इसमें नीचे लिखा आ रहा है पावर बाय टाइनी। अगर आप चाहते हुए ना लिखा है तो इनको पैसे दे देना। एक हमने तो फ्री वाला उठाया हुआ ना, एक समझ गए, हमने फ्री वर्जन उठाया होता है तो पावर बाय लिखा आ रहा है, उनका पेड होगा तो नहीं लिखा है। एक तो अब आपका क्या अप्लाई हो गया इसके ऊपर, टेक्स्ट एडिट। तो कल को अपनी वैलिडेशन बनानी हो हम बना सकते हैं, ऐसे टेक्स्ट एडिटर लगाना है लगा सकते हैं, टेक्स्ट एरिया यूज कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट की कहानी तो पुरानी। तो पहला काम तो इतना ही होना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट कोड क्या होगा, सोचो, अपसर्ट का पोस्ट। अब ये सारी इंफॉर्मेशन कहां सेव करनी है, डेटाबेस। धीरे धीरे करके हमारी केटी में इतनी चीजें यूज होती है, ये भी किया हुआ यूज भी है। जैसे इसमें 2-4 चीजें यूज होगी, अगले में 2-4 और होंगी, पुराना तो यूज हो ही रहा सारा। ये लिखना स्क्रिप्ट टैग, थर्ड पार्टी लाइक टाइनी एमसी, फिर स्वीट अलर्ट, टोस्टर, डाटा टेबल, इनको क्या करो, इनकी तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो। और कई चीजों में यूज कर सकते हैं हम लोग, जैसे मैंने यहाँ स्वीट अलर्ट किस तरह से यूज किया हुआ, पुराने में तो कहीं जावास्क्रिप्ट में कहानी लिखी थी, याद होगा आपको, यहाँ से देखोगे। ठीक, तो अब आप लोग क्या करो, क्लास के बाद बच्चे ये वाला यूआरएल आपने ले लेना, बाकी आपको सारा एक नहीं करना होगा, अप्लाई ना करना, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स तो लग ही जाएगा। ठीक, चलो अब आ जाओ आप लोग कंट्रोलर पे और यहां पे। तो अब जो कहानी है तो थोड़ी सी नई कहानी इसमें आएगी। HTTP पोस्ट, एंटी फ्रोजरी टोकन, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, अपसर्ट, और ये देखो वहां से सबमिट होके क्या आएगा, प्रोडक्ट PM। क्योंकि जो व्यू है, व्यू में क्या पास किया हुआ सबसे ऊपर। ठीक, तो यहां पे भी वही आएगा, ये। तो अब यहां कुछ थोड़ा सा नया कोड होगा। पहला काम है इमेज। तो हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे जहां सारी प्रोडक्ट की इमेजेस को सेव करें, और डाटाबेस के टेबल के कॉलम में हम उसका पाथ सेव करेंगे। क्या सेव करेंगे, पाथ।
एक अब यहां पे तो ये देखो, इमेज को सेव कहां करेंगे? मेन प्रोजेक्ट में गए और www रूट, और इसके अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे इमेजेस, और किसकी इमेजेस? प्रोडक्ट की। एक तो यहाँ पे www रूट पे सारी स्टैटिक फाइल्स होती हैं, पता है। राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर, फोल्डर का नाम दे दिया इमेजेस, और इमेजेस पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर प्रोडक्ट। Take images, और यहां पे प्रोडक्ट, ठीक है जी। और यहां पे ये फोल्डर बना, यहां पे सारी इमेज सेव करें। एक तो सारी स्टैटिक फाइल कहां होती हैं? www रूट। तो हमने भी यहाँ एक इमेजेस फोल्डर और उसके अंदर प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब हमने एक इंटरफेस यूज करना है जिसके थ्रू ये सारा पाथ मैनेज करे, जैसे फाइल हैंडलिंग होती है। एक तो पहले आप यहीं ऊपर आ जाओ, आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट, यहां पे आ जाओ। अभी एक बना हुआ इंटरफेस, एक आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले सेम तरीका, प्राइवेट रीड ओनली आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट टाइप का वेरिएबल ले लिया। अब देखो ये इंटरफेस है, ये मैंने नहीं बनाया, और इसको पास कर दो कहां पे? ये लो, हो गया अपने आप, समझ आ रहा है ये देखो कंस्ट्रक्टर में भी पास हो गया। ये कोई पूछे आई वेब होस्ट, ये वही DI है, ये आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट आप ऐसे याद रख लो अभी फाइल मैनेजमेंट के लिए, फाइल हैंडलिंग के लिए, बस ऐसे याद रख लो। एक आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट। अब हम इमेज की कहानी, सेव अपडेट बात की बात है। एक तो प्रोडक्ट मॉड्यूल भी ई कॉमर्स का मेन मॉड्यूल होता है, याद रखना। शॉपिंग तो इसी की करेंगे, जो कहते हैं ना छोटे छोटे तो कई चल रहे हैं, कैटेगरी, कवर टाइप और भी बनाएंगे। जो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सही तरीके से स्टोर होना चाहिए। ये वही मॉड्यूल है जिस पे हम काम कर रहे हैं। और फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है किसी भी एप्लीकेशन में, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, यूजर की जो मैनेजमेंट है। और इसमें हम सबसे पावरफुल फ्रेमवर्क यूज करने जाएंगे, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। इसके 7 टेबल की कहानी थोड़ी सी आप एक वो हम लोग अप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, यूजर की ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, बाकी तो फिर थोड़ा सा कोई इतना मुश्किल नहीं। चले आगे, लिख ले आइए। जैसे अभी प्रोडक्ट मॉड्यूल बनेगा, फिर मैं आपको कराऊंगा प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे होम पेज। जब प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगे तो वहां सर्चिंग भी होनी चाहिए, कौन सा ऐसी सारी कहानी आएगी। फिर प्रोडक्ट की डिटेल आएगी, फिर उसके बाद ऐड टू कार्ट। लेकिन ऐड टू कार्ट से पहले पता तो होना चाहिए ना कौन खरीद रहा है। तो फिर आपकी यूजर वाली कहानी है। ये देखो हो गया जितना। अब यहां पे अपसार्ट में आ,
जो ये पोस्ट बना ली। एक उसके बाद यहाँ पे हम कैसे कैसे, तो यहाँ पे बच्चे सारे केसेस का हमने ध्यान रखना है। एक मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, वैलिड है तो इसके अंदर आएगा, बताइए। और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया वेब रूट पाथ, एक वेरिएबल है और ये आपका वेब रूट पाथ, ये कहां तक का पाथ उठा लेगा, www रूट तक। यानी ये क्या करेगा, ये जो www रूट लिखा रहा है यहां तक का पाथ आ जाएगा वेब रूट पाथ। www रूट कहां स्टोर है, डी ड्राइव में, ASP.NET कोड फोल्डर, उसके अंदर जो प्रोजेक्ट का नाम है उसके अंदर जाके है, तो मुझे वो डी ड्राइव ये पाथ लिखने की जरूरत नहीं है। कभी भी प्रोजेक्ट के अंदर हम स्टैटिक पाथ नहीं लिखते, सी ड्राइव डी ड्राइव, होता क्या है चल जाएगा सिर्फ उसी मशीन, दूसरी पे डी ड्राइव है ही नहीं तो नहीं चलेगा, इसलिए कभी भी हम लोग स्टैटिक फिक्स पाथ यूज नहीं करते। तो ये क्या करेगा, www रूट जहां पे होगा वहां तक का पाथ अपने आप उठा लेगा, चाहे किसी में सी ड्राइव है, ई है, एफ है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ध्यान देख, ये वो आ जाए, ये सारा ब्रेक वन लगा के, और यहां पे जो फाइल अपलोड से वेर एक वेरिएबल ले लिया http context dot request dot form dot file, http context dot request dot form dot files, http context dot request dot file। और यहां पे एक फाइल्स और काउंट, अगर ये काउंट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने फाइल सेलेक्ट की। हम बात कर रहे ये किसकी, कोई फाइल अपलोड कंट्रोल इनपुट टाइप फाइल, अगर फाइल सेलेक्ट की है देन काउंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। एक, अब वो फाइल एक भी हो सकती, दो, एक अगर सेलेक्ट की होगी काउंट कितना होगा, ग्रेटर देन 0। तो http context.request.form.files क्या करेगा, जो फाइल अपलोड कंट्रोल लगा हुआ ये उसको एक्सेस करेगा। एक, अब यहां पे अगर इसका काउंट ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हमने फाइल सेलेक्ट की हुई। अब उसके बाद इसका पाथ वगैरह सेट करूंगा, तो सबसे पहली बात देखो, क्लाइंट साइट पे जो ब्राउज करके फाइल सेलेक्ट की उसका नाम है मान लो a1.jpg, लेकिन जब वो फाइल सर्वर पे सेव हो, क्या वहां a1.jpg रखना है या कुछ और, क्योंकि ये है सर्वर पे फोल्डर जहां सेव कर रही। मान लो
उस नाम की फाइल पहले वहां सेव है, क्या पता हमें, तो वो ओवरराइट कर देगा नहीं, सेम नाम की फाइल पहले से पड़ी ओवरराइट कर देगा, या एक्सेस नाइट कुछ ना कुछ मैसेज देगा। तो हम चाहते हैं क्लाइंट साइड पे फाइल का नाम जो मर्जी हो, लेकिन जब सर्वर पे सेव हो तो वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। उसका नेम जो है वो आपका रैंडम जनरेट हो, जो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। एक तो यहां पे जैसे देखो वेर फाइल नेम क्या लिखोगे, तो रैंडम नेम जनरेट करना है, तो यहां पे एक आपका GUID होता है, ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर। ऐसे GUID क्या करता है, रैंडम नेम जनरेट करता है और वो नेम कभी डुप्लीकेट नहीं होता। जैसे मान लो आपका रिज्यूमे है, आपने क्लाइंट साइड पे तो अपना नाम लिखा होगा या myresume.pdf, लेकिन जहां सर्वर पे भेजोगे वहां वो नेम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब उन्होंने क्या लॉजिक लगाया वो उनकी है। जैसे हम क्या कर रहे कि फाइल का जो नेम है क्लाइंट साइड पे जो मर्जी हो, सर्वर पे वो नेम क्या होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो GUID होता है, इसे कहते हैं ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर। ये क्या करता है, रैंडम नेम जनरेट करता है, लेकिन ये नेम कभी डुप्लीकेट नहीं होगा। जैसे लिखते GUID.new, GUID.to स्ट्रिंग। कई लोग इसकी जगह ऐसे भी करते हैं कि फाइल का नेम हो जाए जो प्रोडक्ट का आईडी, क्योंकि प्रोडक्ट का आईडी कभी डुप्लीकेट थोड़ी होगा, क्योंकि वो प्राइमरी की है। ऐसे भी करते हैं प्रोडक्ट आईडी डॉट जीपीजी। जैसे एम्प्लॉय की फोटो हो तो एम्प्लॉय नंबर डॉट जीपीजी। तो ये भी एक तरीका है, ये एक जनरल तरीका है कि रैंडम नेम जनरेट होगा ही, यानी ये डुप्लीकेट कभी हो ही नहीं सकता। तो काफी जगह ये GUID का कंसेप्ट होता है, हर लैंग्वेज में होता है। लेकिन एक्सटेंशन तो वही होनी चाहिए जो फाइल आपने यहां सेलेक्ट की है, एक्सटेंशन थोड़ी रैंडम होनी चाहिए। तो फिर यहां पे आप एक्सटेंशन के लिए टेक वेर और ये एक्सटेंशन और ये क्या लिखोगे, पाथ डॉट गेट एक्सटेंशन किसकी, ये देखो ऊपर फाइल्स वेरिएबल है ऑफ 0 डॉट फाइल नेम, क्योंकि हम अभी ये ज्यूम कर रहे हैं कि एक ही फाइल हमने यूज करनी है, मल्टीपल इनपुट लगाना पड़ेगा। तो ये कोड क्या करेगा, जो फाइल सेलेक्ट की ये उसकी एक्सटेंशन स्टोर कर देगा। तो जब सर्वर पे सेव करेंगे तो फाइल का नेम डॉट एक्सटेंशन तो वही होगी जो की है। अब उसके बाद अब यहां पे पाथ सेट करना है, जहां पे तो पाथ वेरिएबल ले लिया, अपलोड्स कुछ भी नाम हो सकता है, और पाथ को कैसे, पाथ डॉट कंबाइन, और यहां क्या किया, पाथ को ज्वाइन करने के लिए पाथ डॉट कंबाइन। वेब रूट पाथ क्या करेगा, www रूट तक का पाथ आ जाएगा उसमें, और यहां पे आगे का पाथ दे दो, क्या लिखना है, इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट्स, इमेजेस
स्लैश प्रोडक्ट्स। अब सिंगल स्लैश नहीं लगेगी, या तो डबल स्लैश लगाओ यहां पे, या फिर आगे लगा लो @, याद होगा आपको एस्केप सीक्वेंस के लिए। ये देखो इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट हुआ क्या, देखो पूरा पाथ वेब रूट पाथ में कहां तक का पाथ आ गया, www रूट तक, उसके बाद इमेजेस, उसके बाद बन गया पूरा पाथ। देखो वेब रूट पाथ में क्या आएगा, क्या बोला, www रूट तक का, उसके अंदर क्या है इमेजेस, उसके अंदर क्या है प्रोडक्ट्स। ये देखो ये इसके अंदर इमेजेस, उसके अंदर, तो ये अपलोड नाम बना दिया वेरिएबल पे, एक्चुअल में सर्वर पे यहां सेव कर। जब इसकी टेस्टिंग करूंगा रिकॉर्ड लगा के समझाऊंगा, एक एक चीज आपको दिखाऊंगा, ठीक है जी। कभी भी आदत में जैसे मैं कोड में लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वन गो में मुझे याद हो गया। हम भी पहली बार प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कोड आगे पीछे लिखा जाता है, तो ये नहीं घबराना नहीं। एक पहले कोड लिखा होगा इसका 30%, कि जब प्रॉब्लम आई 20% और ऐड हुआ, कोई और प्रॉब्लम आई टेस्टिंग में 20%, इसलिए फिर ये फाइनल कोड बनता है। वन गो में कभी भी नहीं होता। वन गो में तभी बनता है अगर वैसा काम पहले किया हो। जैसे अब मैं आपको एक बार इमेज का सारा लॉजिक समझा दूंगा, दूसरे प्रोजेक्ट में तो आप भी सेव लिखोगे। क्या इसमें यहां कहां लिखा कि कहां से, कुछ नहीं, सिंपल जेनरिक है एक। अब उसके बाद अब अगर आप एडिट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एडिट, ये उसके लिए, जैसे देखो एक प्रोडक्ट bm डॉट प्रोडक्ट डॉट id इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये आप एडिट का वाला केस है, वो केस है ना, आप सर दोनों के लिए चलेगा। तो एडिट कर रहे हो तो जो उस अगर एडिट कर रहे हो तो जो उसकी इमेज है तो उसका पाथ आपने एक्सेस कर देना। तो इमेज एग्जिस्ट, एक वेरिएबल ले लिया, एक वेर इमेज एग्जिस्ट। अगर आप एडिट कर रहे हो तो वहां पे जो पुरानी इमेज होगी ना, पहले वैलिडेशन तो हमने लगा दी है, खाली तो आप छोड़ ही नहीं सकते उसको। मान लो प्रोडक्ट ऐड हो गया, आप प्रोडक्ट को एडिट कर रहे हो, ठीक, तो पहले पुरानी इमेज को उठाऊंगा, कैसे, यूनिट वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट गेट, और यहां क्या पास करो, प्रोडक्ट bm डॉट प्रोडक्ट डॉट id, और ये देखो इसका क्या आ जाए, इमेज URL, ऐसे भी एक्सेस हो जाता है। अगर आप एडिट कर रहे हो एक, अब उसके बाद फिर प्रोडक्ट bm डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज URL इज इक्वल टू इमेज। ये क्या करेगा, जब आप एडिट कर रहे होंगे तो वहां पे जो पहले से इमेज पड़ी है, ये उसका URL इसमें आ जाएगा, और इसको सेट कर दिया टेबल। आप बोलोगे बाकी चीजें
चौथी को सेट करने की जरूरत नहीं। क्यों? आप ये नजर मारो, बाकियों में सब में क्या लिखा हुआ? ASP4, लेकिन इनपुट को टाइप 5 उसको किसी से भी बाइंड नहीं किया हुआ। मैंने बताया इसका पूरा ध्यान रखना, ये पेज के साथ एसोसिएट नहीं है। होता तो मैं लिखता ASP4 जैसे प्रोडक्ट डॉट टाइटल, ऐसे प्रोडक्ट डॉट इमेज URL। मतलब ये है, ये बाइंड नहीं है डाटाबेस के साथ। बाकी सब में हमने ASP4 लिखा हो, इसलिए बाकी को डाटा एक्सेस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, अगर आप एडिट कर रहे हो तो उस पे जो इमेज है उसका पाथ उठाया इमेज एग्जिस्ट में, और जो इमेज URL है उसको आपने यहां पे सेट कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, इसको मैं कर दूंगा डिलीट। क्या कर दूंगा? डिलीट। क्यों डिलीट करूंगा? सोचो, पहले समझो। अब जैसे ये इफ लगा रहा हूं, ये इफ मैं पहली बार नहीं लगाया, ये कब याद आएगा? जब मैं इमेज को अपडेट करूं। वो क्या करेगा? इमेज अपडेट तो हो जाए, वो पुरानी इमेज वहां पे रहे। मान लो उस प्रोडक्ट की पुरानी पिक्चर भी थी, अब अपडेट करके नई पिक्चर डालनी है, तो नई तो मैं डाल रहा था सेव करके, लेकिन पुरानी तो वहीं रह रही थी। उसमें क्या है, सामने तो कोई फर्क नहीं, लेकिन बैकग्राउंड में क्या होता था? अगर एक प्रोडक्ट की इमेज 10 बार अपडेट हुई तो वहां 10 इमेजेस होगी। तो हम चाहते हैं एक ही इमेज होगी लेटेस्ट वाली, बाकी 9 क्या होना चाहिए? डिलीट। अब ये चीज कब आई? जब मैंने बना लिया, टेस्ट कर रहा था, अपडेट तो हो रही थी इमेज फर्स्ट क्लास, कुछ नहीं पता, लेकिन जब मैंने इमेजेस फोल्डर में देखा तो वहां हमेशा नई इमेज बन रही। तो मैंने क्या किया, पुरानी को उठाया, देखो ना यहां पूरा लॉजिक क्या है। इस यहां पे आएगा कब? जब आपने कोई फाइल सेलेक्ट की। इसका मतलब क्या है कि नई इमेज है, देखो विच इज ग्रेटर देन 0, इसका काउंट ग्रेटर देन 0 है, इसके अंदर आएगा। ठीक, तो फिर मैंने यहां चेक कर लिया कहीं आप एडिट तो नहीं कर रहे, तो पुरानी इमेज को हम क्या करेंगे? पहले डिलीट। कैसे? प्रोडक्ट bm डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज URL is not equal to null। null इमेज के केस में दो चीजें हैं, एक टेबल का कॉलम है और एक फिजिकली रूट के अंदर जो इमेज। अब नॉट इक्वल टू नल, तभी मैंने यहां इमेज ऊपर डाली। अगर वो नल नहीं है तो पहले आप लोग इमेज का पूरा पाथ सेट करो। कैसे सेट करते हो? where image path dot combine path dot combine आप पता क्या सीखने जा रहे हैं? जैसे आप किसी फाइल को डिलीट नहीं करते, डेस्कटॉप पे पड़ी है, राइट क्लिक करके डिलीट, ये वो कोड है। डाटाबेस से डिलीट करने के लिए तो पता ही है। एक तो पहले उसका मैं पाथ चाहिए पूरा, तो वेब रूट पाथ कहां तक का पाथ उठाएगा? एक www रूट तक, और उसके आगे प्रोडक्ट bm डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज URL, और उसमें अगर कोई स्लैश है तो उसे ट्रिम कर। इमेज URL इसमें लास्ट में स्लैश आ जाती है, तो ये मैंने क्या किया, उसको ट्रिम। ये तो इसने क्या किया? कंबाइन कर दिया। जो डाटाबेस में पाथ था इमेज URL में,
ट्रिम इसलिए किया, लास्ट में एक एक्स्ट्रा स्लैश हो, दो बार स्लैश का मतलब पता है, ये सिंगल स्लैश एस्केप सीक्वेंस है, या आगे एट द रेट लगा एक ही बार। अब इसको आप डिलीट कर, यानी इमेज पाथ में क्या आ गया, जिस इमेज को डिलीट करना उसका पूरा पाथ, क्योंकि वेब रूट पाथ तक तो डब्ल्यू रूट तक का पाथ आ गया, और इसके अंदर उसके आगे का पाथ सेव किया हुआ, जैसे इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट और आगे फाइल का नेम जो भी। तो अब आपने क्या करना है, फिर यहां चेक करो कि ये एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। क्या लिखोगे, इफ system dot io dot file dot exist, अगर ये एग्जिस्ट करती है system dot io dot file dot delete, ऐसे ऐसे चेक करते हैं। system dot io, io होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, डॉट फाइल डॉट एग्जिस्ट, अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो इस फाइल को क्या करेगा, डिलीट। बस फिजिकली डिलीट करेगा, जो आप लोग डेस्कटॉप पे फाइल को राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं वही कोड है। बट याद रखना, ये दोनों इफ तब काम करेंगे अगर आप एडिट कर रहे हो और उसकी जगह नई इमेज अपडेट कर रहे हो। अगर आप एडिट नहीं कर रहे तो ये वाले दोनों इफ चलेंगे ही नहीं। बच्चे इन्हें कहते हैं यूज केस। जब आप टेस्टिंग करते हो तब याद आता है ये इस केस में चल रहा है, इसमें नहीं चल रहा है। एक अब ये चीज है, तो ये जो बच्चे दो इफ लिखे, ये मैं एक इफ में भी कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा कोड इकट्ठा ही। बट ये कोड काम कब करेगा, जब आप एडिट करोगे, क्या करोगे, एडिट अब यहां पे ये आपका हो गया था। अब उसके बाद ये तो बेचारे हम चेक ही करी जा रहे, अभी तक इमेज सेव का कोड तो लिखा ही। मैं फिर कह रहा हूं बच्चे, इसको एक दिन लिखने में लगेगा और एक दिन टेस्टिंग में लगेगा, लेकिन एक बार बच्चे ये कोड आ गया तो फिर ये परमानेंट है। अगर आप जावा में भी प्रोजेक्ट बनाओ, केस यही हो, कंसेप्ट वही। आप देखोगे जब मैं इसमें रेप्ट वगैरह में काम करूंगा वहां भी आएगी,
बस सिंटैक्स उसके होंगे, बाकी कहानी आपको उसके सिंटैक्स के हिसाब से चेंज करना है। यानी कि जब कोई बोले डाटाबेस के कॉलम में इमेज सेव करनी है और इमेज को एक फोल्डर में सेव करना है, जिस मर्जी लैंग्वेज में काम कर लो, कंसेप्ट सोचना वो सेम होगा, सिंटैक्स उस लैंग्वेज का लिखना पड़ेगा। तो अब यहां पे आगे यहां एक, अब जैसे ये कोड लिखा बच्चे, ये कोड मुझे बाद में याद आया, फिर मैंने बाद में लिखा, चल गया मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक। पर जब मैंने देखा, मैं जब भी इमेज अपडेट करता हूं तो नई इमेज डाटाबेस में पड़ी रहती है, नहीं पुरानी वही होती। तो फिर मुझे याद है, नहीं, अगर आप लोग एडिट कर रहे हो तो उसका जो पुरानी इमेज है पहले उसे क्या कर दो, डिलीट, ये वो, फिर नई इमेज हम उसे सेव कर, ठीक है जी। ये उसकी कहानी थी। अब उसके बाद यहां पे आगे की कहानी के लिए कल आओ आप लोग, नहीं तो ज्यादा गलती हो जाएगी। अभी आपका कोड ये चलेगा। बड़ी मजेदार चीज है बच्चे, प्रोडक्ट मॉड्यूल आ गया सर तो हमारा काम